अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर्स। असेसमेंट किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। असेसमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो असेसमेंट करना मुश्किल है, तो इसीलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन 139(1) डील करता है विद कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न किन लोगों के लिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंपल्सरी है? सबसे पहले तो किन लोगों को कंपल्सरी किया हम वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताता है कि कंपनी और फर्म्स को तो रिटर्न फाइल करना ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप कंपनी हो आपको हर साल रिटर्न फाइल करना है, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो आपको हर साल रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट सिर्फ कंपनी एंड फर्म्स की बात करता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि हर वो बंदा जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है, अदर देन कंपनी एंड फर्म। अदर देन कंपनी एंड फर्म, कंपनी एंड फर्म को तो रिटर्न फाइल करना ही है। उसके अलावा हर वो बंदा जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है, पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और बिफोर द ड्यू डेट। 139(1) में ड्यू डेट दी गई है, हम आगे जाके ड्यू डेट्स भी देखेंगे। ऑडिट के लिए 30 सितंबर रहेगा, पहले 31 जुलाई, सब देखेंगे। पर हर वो बंदा अदर देन कंपनी एंड फर्म इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करना है। यानी अगर आपकी इनकम 1.5 लाख है, रिटर्न फाइल नहीं करना है। 3 लाख है, रिटर्न फाइल करना है। आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, 3 लाख पे भी रिटर्न फाइल नहीं करना है। कब करना है? जब 5 लाख से ज्यादा रहेगी। क्लियर है? अब इसमें एटीसी डिडक्शन वगैरह सबकी आप बातें करेंगे, सब हम लोग देखने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तो बस बेसिक चीजें देखिए, बेसिक 2 पॉइंट्स देखें। इसके बाद अगला पॉइंट आपको बताता है अ रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस उन लोगों के लिए हुआ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। बेसिक एग्जेम्पशन के लिमिट के ऊपर सबको आपने टैक्सेबल कर दिया, फर्म कंपनी को आपने टैक्सेबल कर दिया। अब जिनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है उनकी बात करते हैं। Return of income for loss for the previous year in a prescribed form verified in prescribed manner has to be filed by every person being resident other than not ordinary resident in India, other than not ordinary resident in India। यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अलावा सारे के सारे यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। सिर्फ आरओआर को कवर किया गया है, यहाँ पे सिर्फ आरओआर को कवर किया गया है। within the meaning who is not required to furnish the return under section 139(1). 139(1) क्यों? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, फिर भी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब? जब उसके पास कोई एसेट ओन्ड है या बेनिफिशियली ओन्ड है, यानी वो डायरेक्ट ओनर है, या उस एसेट का बेनिफिट उसको मिल रहा है एंड सच एसेट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, होल्ड्स एज बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल interest in any entity located outside India or has signing authority in any account located outside India। in any account located outside India, मेरे पास बैंक अकाउंट है आउटसाइड इंडिया, उसकी साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, या अब मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मेरे पास बैंक अकाउंट है आउटसाइड इंडिया जिसकी साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में साइनिंग अथॉरिटी मेरे पार्टनर को भी दी गई है, ऐसा समझ के देखिए। ठीक है, तो जब साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास नहीं है तो फिर मुझे उसके बारे में, तब मुझे रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी नहीं हुआ, प्रोवाइडेड मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे, ऐसे समझिए उसको। ठीक है, इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या तो आप खुद होल्ड करते हो या आप बेनिफिशियल ओनर हो ऑफ एनी एसेट, दिस इंक्लूड्स एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एसेट, या फिर आपका बैंक अकाउंट है, या फिर आप बेनिफिशियरी हो, कोई एसेट आप बेनिफिशियली ओन नहीं करते पर उस एसेट से आने वाले पूरे बेनिफिट्स आपको ही आते हैं, ऐसे में भी रिटर्न आपको फाइल करना है। सिंपल कहानी है, ये समझिए, ये ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन मतलब मैंने एसेट बाहर रख के रखा है, इंडिया में मेरी कोई इनकम नहीं है, पर बाहर से जो एसेट है उसका बेनिफिशियल ओनर मैं हूं, उस एसेट से बेनिफिशियली फायदा मुझे होता है। अब देखिए, उससे अगर कोई रेंट आएगा, कोई भी इनकम आएगी, तो वो तो वैसे भी मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर गया तो टैक्सेबल इनकम होगी। आप समझिए, वहां से रेंट नहीं आ रहा है, वहां से कुछ नहीं आ रहा है, पर वहां एक एसेट पड़ा है और उस एसेट का फायदा पूरी तरीके से मुझे हो रहा है, यानी कि वो एसेट मेरे नाम पे है इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली मेरे नाम पे है, या फिर एक ऐसी ट्रस्ट बनाई गई है या कुछ भी बनाई गई है कि उस एसेट से जो भी बेनिफिट होगा वो सब कुछ मुझे ही होगा। ऐसा कुछ भी बनाया जा सकता है। एक जमीन खरीद ली गई,
और मुझे गिफ्ट कर दी गई। एसेट कहाँ पे पड़ा है? बाहर पड़ा है, कहीं तो बाहर पड़ा है। एक एसेट खरीदा गया, गिफ्ट किसी और को किया गया, पर बोला गया कि एसेट कभी भी अगर बेचना है या कुछ भी करना है तो ये सिर्फ मुझे दिया जाएगा। तो मैं बेनिफिशियल ओनर हो गया ना, या उस एसेट से होने वाले सारे के सारे बेनिफिट्स मेरे पास ही आएंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो इनमें से कुछ भी अगर रहा तो भी मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इंडिया में, भले ही मेरा इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। यहाँ RNOR को क्यों नहीं डाला? RNOR वो इंसान है कि कुछ दिन पिछले 3 साल 7 साल जो भी केसेस आप लोग देखते हैं उसमें कुछ दिन वो इंडिया में रहा, तो उसे आप बोलते हो रेसिडेंट तो है पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब वो धीरे 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 एक बार इंडिया में आ जाएगा, तो RNOR से हम ये डिटेल्स एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें से कुछ इनकम उसकी बाहरी टैक्सेबल है, कुछ इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। वो धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है। RNOR कौन होता है? या तो R से वो NR होते जा रहा है या NR से R होते जा रहा है। इस बीच में जो बंदे रहते हैं वो जनरली RNOR होते हैं। बराबर है यहाँ तक के? तो ये जो RNOR वाले लोग रहते हैं, ये लोग अपने बाहर के एसेट्स को यहाँ पे डिस्क्लोज करना, गवर्नमेंट को नहीं चाहिए ये डेटा, क्योंकि उनको पता है ये लोग एक बार R हो गए, ROR हो गए, तो हम इनसे डेटा ले लेंगे, और अगर ये NR हो गए तो हमको इनसे डेटा चाहिए ही नहीं। इसीलिए क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, इंडिविजुअल बीइंग बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट। अच्छा, उन्होंने एक पॉइंट डाला, इसमें एक एग्जेम्पशन डाला कि सपोज करो कि क्लबिंग प्रोविजन लग रहा है। क्या लग रहा है? क्लबिंग प्रोविजन लग रहा है। समझिए, एक एसेट है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैंने, सुमित सारडा ने, ठीक है, फॉरेन में कहीं तो खरीदी है, लेट्स से USA में कहीं तो भी खरीदी है। इस प्रॉपर्टी से आ रहा है रेंट। मैंने ये पूरा का पूरा एसेट मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दिया और उसका रेंट भी गिफ्ट कर दिया। इससे आने वाले रेंट पे लग जाएगा क्लबिंग प्रोविजन। सुमित सारडा के नाम पे क्लब हो रही है वो इनकम, और सुमित सारडा वो इनकम को क्लब करके अपने रिटर्न में दिखा भी रहा है। मेरे वाइफ की इनकम सपोज 2.5 लाख रुपए के नीचे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। एक एसेट है जो आउटसाइड इंडिया है, उसके बेनिफिशियल ओनर मेरी वाइफ है, पर उससे आने वाला रेंट मैं मेरी इनकम में क्लब कर रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं कि उससे जो भी इनकम आ रही है मेरे रिटर्न में। तो यहां पे आपको लगता है क्या कि कोई ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है? ऑब्वियसली नहीं हुआ है। तो भी अब रिटर्न मेरे वाइफ को फाइल करना पड़ेगा क्या? दिस इज नोन एज अनड्यू हार्डशिप। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला, हाउएवर एन इंडिविजुअल बीइंग बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट including any financial interest located outside India would not be required to file the return where income, if any, arising from such asset is included in the income of person referred in A above in accordance with the provisions of the act। यानी इस बंदे की इनकम किसी ने तो दिखाई है अगर अपने फाइल में, तो उनको ये इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी इन शॉर्ट, इफ यू आर एन असेसी और आप अगर एक कंपनी हो या एक फर्म हो, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 139(1). अगर आप नहीं हो तो क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है? अगर हां तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर नहीं तो क्या आपके पास कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है? अगर हां, क्या उसकी इनकम क्लब हो रही है एंड उसका रिटर्न फाइल हो रहा है? उसकी इनकम क्लब हो रही है और उसका रिटर्न फाइल हो रहा है, यस, तो फिर नहीं लगेगा। यार मुझे आपको फिर यहाँ पे पहले नो लिख के दे देता हूँ, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर अगर यहाँ पे यस लिखना है, सॉरी, वो इनकम किसी की बुक्स में क्लब नहीं हो रही, सामने वाला रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई एसेट आउटसाइड इंडिया नहीं है पर आप बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, ये जो यस मैंने लिखा है ना, इसके आगे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और डालेंगे, आर यू ROR
यस, इफ यू आर नॉट एन आरओआर रिटर्न फाइल नहीं करना है, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर है आउटसाइड इंडिया, यस, ऊपर वाला ही सवाल। ये भी नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोगों को कुछ और पॉइंट्स देखने हैं, पर मैं ये एक काम करते हैं, इसके नीचे अभी क्रॉस मत डालिए, इसके नीचे अभी क्रॉस मत डालिए, सिर्फ यहाँ तक के ये चार्ट बना के रखिए। अभी और भी पॉइंट्स इसके अंदर में हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक के? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? चलिए, तो एक बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? एन इंडिविजुअल हु इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। जिसे प्रोवाइड किया गया है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट, इसी एसेट के लिए उसे कंसिडरेशन प्रोवाइड किया गया है, या तो इमीडिएट बेनिफिट हो जाएगा उसको उस एसेट से, या फ्यूचर में कभी तो बेनिफिट हो जाएगा हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या तो बेनिफिशियली उसको उसका फायदा खुद होने वाला है या फिर किसी और पर्सन को उसके बिहाफ में फायदा होने वाला है। बेनिफिशियरी कौन होता है? इंडिविजुअल हु डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कंसिडरेशन फॉर सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी। यानी उसको बेनिफिट हो रहा है और ये बेनिफिट उसको किसी और ने प्रोवाइड किया है। किसी भी कोई भी और बंदा हो सकता है, वो रिलेटिव हो सकता है, वो नॉन रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर बेनिफिट जिस किसी को आ रहा है। अगर मुझे किसी एसेट का किसी ने रेंट ट्रांसफर कर दिया, कोई तो एक फॉरेन का बंदा है जिसने लिख दिया कि सुमित सारडा को सारे के सारे रेंट मिलेंगे, और मेरे अकाउंट में रेंट आने लग गया, मैं जानता भी नहीं वो बंदा कौन है, आई एम द बेनिफिशियरी, आई एम द बेनिफिशियरी, मुझे रेंट का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अगर कोई एसेट मुझे मिला है जिसके लिए कंसिडरेशन डायरेक्टली पास ऑन हो गई है या फिर इनडायरेक्टली कभी पास ऑन हुई होगी, ठीक है ना, और उसके थ्रू किसी तरह का बेनिफिट या तो मुझे होगा या किसी और जन को होगा, किसी और जन को होगा, ठीक है, हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, तो उसके लिए कंसिडरेशन पास ऑन मेरी तरफ से हुई है, बट उससे होने वाला बेनिफिट या तो मुझे डायरेक्टली होगा या किसी और बंदे को उसके कारण मेरा बेनिफिट, ये बेनिफिट हो जाएगा। आई एम कंसिडर्ड टू बी द बेनिफिशियल ओनर। क्लियर है यहां तक? क्या ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, रेसिडेंट अदर देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड होल्ड्स और बेनिफिशियली होल्ड्स एन एसेट और हैज अ साइनिंग अथॉरिटी फॉर अ अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर इज अ बेनिफिशियरी, however the income is not clubbed in any other person's account, is required to file the return। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। Any person mentioned in 1, 2, 3 should file before the due date a return of income in the previous year in the prescribed form, verified and prescribed manner, setting forth such other particulars as may be prescribed। prescribed form के अंदर में आपको ये रिटर्न फाइल करना है before the due date। what is the due date? अगर आप ऑडिट में आते हैं, you are required to get yourself audited, assessee is required to get himself audited to 30th September, whether assessee other than assessee referred to in 2 is a company या फिर a person whose accounts are required। आप सेल्फ ऑडिट करवा रहे हैं, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, पर आप ऑडिट करवा रहे हैं, आप कवर्ड नहीं है यहाँ। आप अगर ऑडिट के परव्यू में आते हैं, आपको ऑडिट करवाना 44AB के कारण पड़ता है, या आप 44AD फॉलो नहीं कर रहे और उससे कम रिटर्न दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप ऑडिट करवा रहे हैं, यानी कोई भी एक रीजन से अगर आपको ऑडिट करवाना पड़ रहा है तो आपके लिए ड्यू डेट 30 सितंबर है। आप एक कंपनी है तो आपके लिए ड्यू डेट 30 सितंबर है, फर्म के लिए ड्यू डेट 30 सितंबर है, उसके वर्किंग पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट 30 सितंबर है। वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म के लिए भी ड्यू डेट 30 सितंबर मानी जाएगी। उनके अलावा जो भी असेसीज है उनके लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ध्यान रखिए 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर हुआ 20-21 असेसमेंट ईयर का जुलाई, यानी जुलाई 20 या सितंबर 20। In case of an assessee who is required to furnish report under section 92E 30th नवंबर, बाद में देखेंगे, फॉरेन टैक्सेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अभी इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स आ गए इसके अंदर में। चलिए, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया बिफोर द ड्यू डेट, सो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। अच्छा, हमारे पीछे के कुछ पॉइंट्स आ गए, पहले वो देख लेते हैं, फिर असेसी इन डिफॉल्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF और AOP और BOI और AJP, ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर आती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर आती है विदाउट कंसिडरिंग द कैप गेन रिलेटेड डिडक्शंस,
या चैप्टर 6 से रिलेटेड डिडक्शंस। मतलब डिडक्शन क्लेम करने के पहले आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर थी, पर डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। डिडक्शंस क्लेम करने के पहले आपकी इनकम, डिडक्शंस क्लेम करने के पहले जो आपकी इनकम थी वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर थी, पर डिडक्शन लेने के बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आ गई, तो आप बोलोगे मुझे तो रिटर्न फाइल नहीं करना है। इन लोगों को भी रिटर्न फाइल करने लगा है। क्यों? क्योंकि चाहती है गवर्नमेंट की असेसिंग ऑफिसर देखे कि आपने ये जो एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं ये सही क्लेम किए हैं या नहीं किए हैं, वरना ऐसे बहुत लोग गलत एग्जेम्पशन क्लेम करके बाहर हो जाएंगे, नजर में नहीं आएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। अब असेसिंग ऑफिसर को ढूंढना पड़ेगा भाई ऐसा कौन है जिसकी इनकम के अंदर में उसने सही एग्जेम्पशन वगैरह क्लेम किया है कि नहीं किया है, ये सारी की सारी बातें आएगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं भैया आपको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? यानी अगर सपोज करो मेरी इनकम किसी साल 60 लाख रुपए है, 60 लाख रुपए है, मैंने सेक्शन 54 कैप गेन के अंदर में जो भी वेरियस हेड्स हैं उनमें से कुछ हेड्स के अंदर मैंने 58 लाख रुपीस का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो मेरी इनकम हो गई 2 लाख। मेरी इनकम हो गई 2 लाख, मुझे रिटर्न नहीं फाइल करना है। नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। पर अब मैं इस पॉइंट के अंदर आ गया कि मैंने तो डिडक्शन क्लेम किया है, इसीलिए ये नहीं चलेगा, अब फाइल करना पड़ेगा रिटर्न। ठीक है, अब फाइल करना पड़ेगा रिटर्न। मेरी इनकम सपोज करो 3 लाख है और मैंने 80C में 1 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो इनकम हो गई 2 लाख। मैं बोलूंगा मुझे रिटर्न फाइल नहीं करना है, नहीं, अब मुझे इस पॉइंट के अंदर में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पर इस पॉइंट में गवर्नमेंट की तरफ से एक सेक्शन कवर नहीं किया गया, 54EE। ठीक है, स्टार्टअप्स को अगर आप कोई फंडिंग करते हैं वो वाला सेक्शन, ये यहां पे क्यों नहीं दिया गया है इसका मुझे पास कोई रीजन नहीं है, बट ये आपके MCQ के पॉइंट से बहुत सही हो जाता है। सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 10 लाख रुपए की मेरी इनकम थी, मैंने 8 लाख रुपए 54EE में इन्वेस्ट किया है, 54EE के अंदर में इन्वेस्ट किया है, तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करना है? MCQ आ सकता है, तो ऑब्वियसली नहीं फाइल करना है, जरूरत नहीं है मुझे रिटर्न फाइल करने की, क्योंकि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? समझ में आया? चलिए, इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम और इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ड्यू डेट मैंने आपको बताया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए होती है और सीनियर सिटीजन 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके आपको पूरे के पूरे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 6 ये नया ऐड हुआ, इसमें उन्होंने बोला कुछ लोग जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। अच्छा, चार्ट पे आगे बढ़ जाते हैं अपन। यहां पे क्या हमने डिडक्शन क्लेम किया है अंडर सेक्शन 54 और चैप्टर 6 अगर हाँ तो क्या अंडर सेक्शन 54EE क्लेम किया है? नहीं, तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यस, तो रिटर्न फाइल नहीं करना है। अच्छा, मैं यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं लिख रहा, वो तो यार ऊपर से अपना चार्ट से बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे। नो, कुछ लोग जिनकी इनकम भले ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, पर उनके बैंक अकाउंट्स में इस बार 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। नहीं सॉरी, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा इन द मोर और मोर करंट अकाउंट। सिर्फ करंट अकाउंट्स कवर किए गए हैं यहाँ पे, सिर्फ करंट अकाउंट्स। अगर आपके अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हुए हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स हुए हैं ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, एक्सीडिंग ₹1 करोड़, आपके सारे के सारे करंट अकाउंट मिला के, फिर भी आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी रहती है। एजेंट्स की बात कर सकते हैं, एजेंट्स के ट्रांजैक्शंस पूरे के पूरे जो होते हैं वो उनके यही बैंक अकाउंट्स के थ्रू पूरे के पूरे रूट होते हैं। अब मैं एक एजेंट हूं, मैंने 1 करोड़ के ट्रांजैक्शंस कर दिए, पर वो 1 करोड़ के ऊपर जो मेरी कमीशन है वो सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% है, 1 लाख रुपए।
तो यार 1 लाख रुपए तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट के नीचे है, मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं, मैं नहीं करूंगा। अब उन्होंने बोला नहीं, हम चेक करना चाहते हैं कि आप जेन्युइन हो या आप फेक बेसिस पे बोल रहे हो कि आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट के नीचे है। हमें 1 करोड़ रुपए दिख गया, हम बोलेंगे नहीं आपको तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मेंटेन विद द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये पकड़ में कैसे आएगा, चलो ठीक है, नहीं पकड़ में आया, बाद में असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ा तो आप क्या करोगे, जवाब क्या दोगे। ठीक है, या फिर आपने एक्सपेंडिचर किया है 2 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रिप में फॉर ट्रैवल टू फॉरेन ट्रिप, यानी सिर्फ फ्लाइट की टिकट्स नहीं, वहां रहना खाना पीना सब कुछ पकड़ लीजिए। 2 लाख रुपए से ज्यादा खुद पे या किसी भी इंसान पे। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने सोचा कि मैं अपने स्टाफ के साथ फॉरेन ट्रिप पे चले जाता हूं, वो पूरा खर्चा मैंने उठाया, पूरा का पूरा खर्चा मैंने उठाया, और ये पूरा का पूरा एक्सपेंस मैंने पीएनएल में क्लेम कर लिया कि भाई ये स्टाफ के लिए जरूरी था, स्टाफ को हम लोग साल में एक बार छुट्टी वगैरह लेके जाते हैं तो उसके लिए हम लेके चले गए, या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिखा दिया, या कुछ भी दिखा दिया। अब ये पूरी के पूरे ट्रिप के ऊपर में खर्चा हो गया 10 लाख रुपए, मेरी इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए, मेरा प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख रुपए दिख रहा है, तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? नहीं। पर ये पॉइंट बोलता है कि यार तुमने तो 2 लाख रुपए के ऊपर खर्चा किया खुद पे एंड एनी अदर पर्सन, रिलेटिव वगैरह नहीं लिखा है, क्या लिखा गया है? एनी अदर पर्सन। अब मुझे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया। कहां से पता चलेगा? अरे इतने सारे पैकेट टूर ट्रेवल्स वाले हैं, किसी से भी डेटा मिल जाएगा, किसी के थ्रू भी ये लोग डेटा मंगा लेंगे, उसमें क्या है, डेटा मिलना ये वाला बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एन अमाउंट इन एग्रीगेट एक्सीडिंग ₹1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके इलेक्ट्रिक मीटर का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आया एक साल में, हम देखेंगे कि आपने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। आपके इलेक्ट्रिक मीटर का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आया है तो चेक किया जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल किया है नहीं। फुलफिल सच अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस, और मे बी सच अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस, इन लोगों को भी हमने रिटर्न फाइलिंग के लिए ले लिया। ठीक है, ध्यान रखिए सेविंग्स अकाउंट नहीं लिखा है, आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एक्सीड 1 करोड़, यस आपको रिटर्न फाइल करना है। नो, फॉरेन ट्रिप एक्सीड्स 2 लाख, असेसी प्लस एनी पर्सन, आपने किसी के साथ भी ये फॉरेन ट्रिप किया हो, डज नॉट मैटर, आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए के ऊपर खर्चा हुआ है इसके ऊपर। अगर हाँ तो आपको रिटर्न फाइल करना है, नहीं तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1 लाख से ज्यादा है, अगर हाँ तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमने ये बताया कि आपको कब तक ये रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, हम 234A में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे, 234A में इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट रहेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट एंडिंग द फॉलोइंग डेट्स। 30 सितंबर तक के मुझे रिटर्न फाइल करना था, मैंने नहीं किया, 1 अक्टूबर से मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, पार्ट देयर ऑफ में भी। ठीक है, वे रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, या फिर मैंने रिटर्न फाइल किया ही नहीं जब तक मेरा असेसमेंट कंप्लीट हो गया, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोल दो। ठीक है, रिटर्न फाइल किया ही नहीं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब तक के मेरा किया गया तब तक के, अगर मैंने फाइल कर दिया तो जिस दिन मैंने फाइल किया तब तक के लिए 1% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड on the tax on total income determined under 143(1) or on regular assessment reduced by advance tax paid and any tax deducted or collected at source, relief of tax allowed under 89, 90, 90A वगैरह and tax credit allowed to be set off under MAT provisions। तो उन्होंने आपको बोला कि इंटरेस्ट आपको लगेगा, कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर 143(1) आपको बताएगा कि कितना टैक्स आपका होना चाहिए था, और ऑन रेगुलर असेसमेंट के थ्रू, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो रेगुलर असेसमेंट के थ्रू, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से उसमें रिड्यूस कर देंगे। कोई अगर आपने एडवांस टैक्स वगैरह पे किया है तो वो पूरा का पूरा हटा दीजिए, एंड टीडीएस
या फिर कोई आपको रिलीफ वगैरह दिया गया है वो सब कुछ हटा दीजिए। मतलब अगर ड्यू आ ही नहीं रहा है कुछ भी टैक्स तो इंटरेस्ट आने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया? ड्यू आ ही नहीं रहा है कुछ भी टैक्स तो इंटरेस्ट आने का सवाल ही नहीं उठेगा इसके अंदर में। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक के? चलिए, एक पॉइंट मेरी तरफ से छूट गया है। बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एसेट के अंदर में मैंने एसेट खरीदा पिछले फाइनेंशियल ईयर में और फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ही बेच दिया। साल की शुरुआत में खरीदा, साल का एंड होते होते बेच दिया, यानी उस साल के एंड में मेरे पास वो एसेट नहीं था। तो क्या अभी भी मुझे ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होल्ड्स एज बेनिफिशियल ओनर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी मैंने खरीद के बेच भी दिया होगा, एक ही दिन के लिए मेरे पास वो एसेट रहा होगा, तो भी मुझे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया। क्लियर है? रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। आई होप यहां तक क्या आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेक्शन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड किया गया, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स के कारण ये रिटर्न और आगे लोगों के ऊपर, लोगों को फाइल करने लगाया गया। मैं उसके ऊपर आता हूँ 139(4)। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस से पीछे जाएंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, सेक्शन 11। सेक्शन 12 के अंदर अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है, एंड आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख के ऊपर नहीं, ग्रॉस रिसीट, सॉरी, या तो आपकी ग्रॉस रिसीट 2.5 लाख रुपए के ऊपर है, या फिर सेक्शन 11-12 के अंदर में हम लोगों को एग्जेम्पशन क्लेम करना है। ठीक है, ऐसे में आपको, हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हम चेक करना चाहते हैं कि आप सही मतलब जो पैसे आप ले रहे हैं वो सही पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी बातें हम लोगों को चेक करना है। 15% सेट असाइड करके 85% पूरा का पूरा आप लोगों को यूटिलाइज करना है, तो वो 15% आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये सारी की सारी चीजें चेक करना चाहते हैं। एवरी पर्सन इन रिसीट ऑफ इनकम बाय प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट और एनी लीगल ऑब्लिगेशन होली और पार्टली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। वे ऑफ voluntary contributions on behalf of trust or institute may furnish a return if the total income with respect to which he is assessable as a representative assessee exceeds basic exemption limit. Such person will furnish the return in the prescribed form, verified and prescribed contain the return so filed by the representative assessee voluntarily within the time limit. Any failure would attract to pay penalty and interest. Return of income of a political party 139(4)(b). हमने देखा था पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में पीजीबीपी इनकम छोड़ दीजिए, बाकी सारी की सारी इनकम उनकी एग्जेम्प्ट है, तो इनको भी वो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए बोला गया है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन द टाइम लिमिट डिफाइंड अंडर सेक्शन 139(1) एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई एज इफ द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए, इट इज डीम्ड कि आपको 139(1) के हिसाब से आपने रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, क्लियर है? 139(4)(c) सेक्शन 10 के अंदर में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं कि भाई हमारी इनकम एग्जेम्प्ट है, हम लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मेजरली हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, फंड्स और इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये हमारा मेजर कंसर्न है पूरे के पूरे। तो इन लोगों की इनकम को हम लोग एग्जाम करने की बात कर रहे हैं कि इन सभी लोगों की जो इनकम है वो बेसिकली एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इन लोगों की इनकम के ऊपर हम लोगों को टैक्स नहीं लगाना है। पर होता क्या है, ये लोग मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर सकते हैं। ये लोग परमिशन लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जाम्पशन कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए कि ये लोग मिस यूटिलाइजेशन करें। ये कैसे पता चलेगा कि ये लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब इनकी इनकम असेसमेंट में आएगी। और इनकी इनकम असेसमेंट में कब आएगी? जब ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि बिना रिटर्न फाइल किए तो असेसमेंट हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों को भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी किया गया कि आप लोगों को भी, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, फाइल्स अ रिटर्न इफ द टोटल इनकम विदाउट गिविंग अफेक्ट टू एनी एग्जेम्पशन। इसमें एग्जेम्पशन क्लेम करने के पहले ही आपकी इनकम, अब देखिए 2.5 लाख रुपए के नीचे अगर आपकी इनकम होगी ना, आप सेक्शन 10 के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवाने की भी कोशिश नहीं करोगे। तो लॉजिकल है कि यहाँ सभी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सच रिटर्न इज टू बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रोविजंस विल अप्लाई एज इफ द रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1). एज इफ सेक्शन 139(1) के हिसाब से ही आपकी इनकम
आपने रिटर्न फाइल किया है, ये डीम कर लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक के? देखिए ये पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स लिंक कर देता हूं। ये पढ़ रहे हैं इसीलिए साथ साथ में कुछ पॉइंट लिंक कर रहा हूं आप लोगों को। सपोज यहाँ पे डिफॉल्ट निकला, यहाँ पे डिफॉल्ट निकला कि भाई ये लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा सेक्शन 143 के अंदर में। सेक्शन 143 के ऊपर मैं आपको बस ले जा रहा हूं, बाद में हम लोग वापस पढ़ेंगे, अभी बस समझ लीजिए। मैं आपको सिर्फ सेक्शन 143 में एक बार का लेके जा रहा हूं। देखिए थोड़ा सा 142 143 सेक्शन 143 के अंदर में आप लोगों ने, मैं पहले आपको सेक्शन हेडिंग बता देता हूं। असेसमेंट के लिए केस को लिया और असेसिंग ऑफिसर उसका असेसमेंट कर रहा है, और असेसमेंट के दौरान उसको लगता है कि यार ये लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं। पर असेसिंग ऑफिसर तो एक बहुत छोटा सा इंसान है, वो है ही कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन देके रखी है, और एओ होता ही कौन है? बहुत छोटा सा इंसान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है? तो असेसिंग ऑफिसर के पास एज सच अब वो करेगा क्या? उसको पता है कि कंपनी गड़बड़ कर रही है, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब ये लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं और आप इनका असेसमेंट करना चाहते हो, आप इन पे टैक्स लगाना चाहते हो, तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लोग से इनकी इनकम सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्ट है। तो आप बोलोगे कि नहीं भैया तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर इतना इतने अमाउंट पे टैक्स ठोप देता हूं, तो वो तो कर नहीं सकता, वो तो कर नहीं सकता। तो व्हाट ही विल डू, ही विल राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप इन लोगों का जो आपने इनको सेक्शन 10 एग्जेम्पशन दे के रखा है ना, वो विड्रॉ कर दो। Assessing officer empowered to send a proposal to the central government recommending withdrawal of approval of research association, university, college or other institutions approved under 35(1)(2) और 3। ये तो 35(1)(2) और 3 के हो गए, यही सेक्शन 1023 सी वगैरह के लिए भी आएगा। ऊपर में वही प्रपोजल उन लोगों के लिए भी दिया गया है, 1023 वगैरह के लिए भी वही प्रपोजल दिया हुआ है कि भाई वो बोलेगा, उनको गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप इनका जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉ कीजिए। सेक्शन 35 में भी हम लोग आगे देखेंगे कि जो 150% 100% डिडक्शन क्लेम वगैरह करने की बात कर रहे हैं उनके लिए। नाउ द पॉइंट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि अब मिला है लेटर तो चेक करेगा ये लोग सही काम कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में इनका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर देगा। एग्जेम्पशन विड्रॉ करने के बाद ही तो आप असेसमेंट कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि असेसमेंट कंप्लीट करते समय हमको टैक्स लगाना है उनकी इनकम पे, और टैक्स लगाने के लिए पहले गवर्नमेंट को सेक्शन 10 विड्रॉ करना पड़ेगा उनका। अब गवर्नमेंट सेक्शन 10 विड्रॉ करेगी, इसमें एक और दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर को कब तक खत्म करना है। एक सेक्शन और थोड़ा आगे लेके जाता हूं आपको, सेक्शन 153 पे लेके जा रहा हूं, दिखा रहा हूं, समझ लीजिए हो क्या रहा है। सेक्शन 153 पे चलते हैं हम लोग। और कुछ टाइम लिमिट्स की बात करेंगे, थोड़ी बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है हमको। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर 143 144। आपने 143 के अंदर असेसमेंट उठाया, रिटर्न फाइल किया, सामने वाले ने 139 में, आपने 143 में असेसमेंट उठाया। 143 में असेसमेंट उठाया, आपको पता चला यार यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो गड़बड़ है, और आपने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि प्लीज आप चेक कीजिए, हमको लग रहा है यहाँ गड़बड़ है, इनका सेक्शन 1023 विड्रॉ कीजिए। गवर्नमेंट ने वेरिफिकेशन वगैरह किया। अब ये पूरा बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, आपको भी वेरिफिकेशन करना पड़ा, फिर गवर्नमेंट ने भी वेरिफिकेशन किया, इट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। आपको सेक्शन 143 का ऑर्डर पास करना है विद इन, मैं फिलहाल 1920 एंड देयर आफ्टर की बात कर रहा हूं, 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल। 18-19 का रिटर्न 19-20 में फर्स्ट असेसेबल था, एंड सपोज सामने वाले ने रिटर्न फाइल भी कर दिया, 12 मंथ्स विल बी 2021। मुझे 2021 के अंदर टाइम लिमिट के अंदर ऑर्डर पास कर देना है, असेसमेंट ही नहीं कैरी आउट करना है, ऑर्डर पास कर देना है। 12 months from the end of the assessment year in which the income was first accessible in the year 1920। इसके 12 महीने के अंदर कैसे करें इतना कुछ? इसीलिए यहां पे इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया। हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता हूं। कॉन्ट्रावेंशन हुआ है प्रोविजंस का, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड, वो 12 महीने के लिए कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा? डेट ऑन विच द असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, prescribed authority, contravention as required under clause 1 of 143(3).
The date on which the copy of order withdrawing the approval and rescinding the notification as the case may be is received by the assessing officer. ठीक है, सामने वाले को जिस दिन ये ऑर्डर पास हो गया उस दिन से वो सेक्शन 1023 के लिए वैलिड नहीं रहता. ये ऑर्डर जिस दिन असेसिंग ऑफिसर को मिलेगा वो दिन के बाद वो इमीडिएटली ऑर्डर पास कर देगा. अब सपोज करो कि 6 महीने लग गए उसे असेसमेंट खत्म करने के लिए. उसके बाद उसने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि इनका एग्जामिशन विड्रॉ कीजिए. उन्होंने 12 महीने लगा दिए. अब ये 12 महीने के बाद आपको हम 6 महीने और दे रहे हैं कि ये 6 महीने के अंदर अंदर आप ऑर्डर पास कर दीजिए टैक्स का, और 12 महीने के अंदर अंदर आपको ओवरऑल ऑर्डर पास करना है. क्लियर है यहां तक के? चलिए, सो विल कम बैक. Mandatory filing of return for universities and colleges 35(1) साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के अंदर में जो लोग आ रहे थे उन लोगों को भी बोला गया कि आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, which is not required to furnish return of income or loss under any provisions of 139 to furnish return with respect to income or loss for every previous year. आपको कहीं और नहीं बोला गया कि आपको रिटर्न फाइल करना है क्योंकि आप बेसिक एग्जामिशन लिमिट के नीचे हैं वगैरह वगैरह. हमने जो भी चार्ट बनाया उसमें से किसी पॉइंट में आप नहीं बैठ रहे तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. All provisions shall apply to such income as if it were a return under 139(1). क्लियर है यहां तक के? चलिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, इनविट, REIT, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन सभी को भी बोला गया. वहां हम लोगों ने देखा कि REIT की बात करते हैं हम, इनविट की बात करते हैं, तो इन सब के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट की गई है. हमने पूरा का पूरा REIT इनविट का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उनको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी किया गया है. प्रोविजन शैल अप्लाई एज इफ द रिटर्न वाज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) के अंदर में आपको फाइल करना पड़ेगा वैसे. चलिए, आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर है. हम पीछे आते हैं. रिटर्न ऑफ लॉस. मेरी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट के नीचे है, मैं लॉस में हूं. बेसिक एग्जामिशन लिमिट के नीचे है, उल्टा इनकम ही नहीं है, मैं तो लॉस में हूं. लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, बाकी सबके लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, पर वो तभी हो सकते हैं जब आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न के पहले पहले रिटर्न फाइल किया है. यानी अब ये चीज कब आएगी? मेरी इनकम अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट के नीचे है, मैं वो किसी भी क्राइटेरिया में चार्ट में नहीं बैठता, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं? मैं नहीं करूंगा. मेरे पास लॉस है, मैं लॉस का बेनिफिट ले लूंगा. अब होगा क्या, बाय चांस कभी तो भी फ्यूचर में असेसिंग ऑफिसर ने मैंने सपोज करो रिटर्न फाइल नहीं किया और रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, सपोज करो लॉस में हूं और रिक्वायरमेंट है ही नहीं सरकार की कि मेरे को रिटर्न फाइल करना है. होगा क्या, जब मेरा कभी तो भी असेसमेंट खोलेगा, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि अरे यार मैं आपको टाइम लिमिट दे रहा हूं, वो पहले आपको टाइम देगा 142(1) में आपको बोलेगा कि आप रिटर्न फाइल कीजिए. नहीं फाइल करेंगे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल देगा. अब हुआ क्या कि उसने मुझे 142(1) में टाइम लिमिट दिया कि मैं रिटर्न फाइल करूं. मैंने लॉस का रिटर्न फाइल कर दिया. मैं लॉस कहीं से भी लेके आ जाऊं, मैं एडजस्टमेंट करके कहीं से भी जुगाड़ जमा के लॉस का अरेंजमेंट कर दूंगा. घपले करने में तो हम लोग एक्सपर्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें. तो हुआ क्या, कब उसने वो ऑर्डर दिया, कब वो आएगा, कब वो देखेंगे. हम आपको एकदम लॉस क्लेम करने के लिए ऐसा अनलिमिटेड पीरियड नहीं दे सकते. फिर आप क्या करोगे, वो लॉस का कैरी ओवर बेनिफिट लेने की बात कर लोगे, बोलोगे पुराने सालों में लॉसेस थे हमारे, तो पुराने सालों के जो लॉसेस थे उस समय रिटर्न तो फाइल करना नहीं था, तो वो लॉसेस को हम अभी कैरी ओवर करके इस इनकम के अगेन डिडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने रिटर्न फाइल नहीं किया. अरे आप बोल सकते हो ऐसा, बोलना कौन सी बड़ी बात है. गवर्नमेंट को पता है कि ये सारी की सारी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए लॉस के केस में भी उन्होंने बोला कि कंपलसरी आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा. कंपलसरी है, पर ये डेप्रिसिएशन के लिए नहीं है, ध्यान रखिए. डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 गवर्न करता है. हम यहाँ पे बाकी सब की बात कर रहे हैं. सेक्शन रिक्वायर्स असेसी टू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस इन द सेम मैनर एज द केस ऑफ रिटर्न अंडर 139(1). 139(1). सेक्शन 80 रिक्वायर्स मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर 139(3). अब ये सेक्शन 80 में भी डाला गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर. देखो सेट ऑफ लेना परमिटेड है, आप रिटर्न फाइल नहीं भी करते हो ड्यू डेट तक तो भी, पर लॉस का कैरी ओवर ड्यू डेट तक के फाइल करने पे ही मिलेगा. कैरी ओवर सेम ईयर में 2 सेपरेट हेड्स की इनकम मैं सेट ऑफ कर सकता हूं अगर मैंने लेट फाइल भी किया है रिटर्न तो, पर मुझे कैरी ओवर नहीं मिलेगा. ठीक है. रिटर्न ऑफ लॉस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस, स्पेक्यूलेशन लॉस, लॉस
फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD कैप गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। इन सभी के लॉसेज आप तभी कैरी ओवर कर सकते हो जब आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न के पहले रिटर्न फाइल किया है, नहीं तो हम आपको कैरी ओवर नहीं देंगे। आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया है, आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया है, पीजीबीपी हेड के अंदर में लॉस है, कैप गेन के हेड के अंदर में इनकम है। पीजीबीपी हेड में लॉस है, कैप गेन के अंदर में इनकम है, क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं? यस। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर में, सेम ईयर है। पर अगर कैरी ओवर करना है तो मैं नहीं कर सकता, कैरी ओवर करना मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ और बातें समझ लीजिए, कुछ और कंफ्यूजन्स जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है, मैं समझा देता हूं आपको। असेसमेंट ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 17-18 नहीं, मेरी बुक्स में लॉस था 2 लाख। मैंने फाइल भी किया था रिटर्न, फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट। अब मैं बात कर रहा हूं 18-19 की। 18-19 में मेरा लॉस है 3 लाख, फाइल नहीं किया, नॉट फाइल्ड रिटर्न विद इन ड्यू डेट, ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया, मैं ये 3 लाख रुपए का कैरी ओवर नहीं ले सकता, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स सेट ऑफ परमिटेड, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स सेट ऑफ परमिटेड, कैरी ओवर नॉट परमिटेड, कैरी ओवर नॉट परमिटेड। सवाल उठता है कि वो जो 2 लाख रुपए का लॉस है, क्या वो मैं कैरी ओवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यस, लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 17-18 कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि उस समय मैंने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल किया है ना। लैंग्वेज बहुत क्लियर है, लैंग्वेज बहुत क्लियर है कि मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा रिटर्न उस साल के लॉस को कैरी ओवर करने के लिए, पुराने सालों का जो अक्यूमुलेशन है उसके बारे में नहीं बोलता हो। 139(3) requires filing of return within the time allowed under 139(1). However, loss under income from house property, income from house property तो कैरी ओवर हो सकती है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न के साथ हो या ना हो। Return of loss has to be filed by the assessee in his own interest and non-receipt of notice from assessing officer। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर ने आपको बोला क्यों आपने रिटर्न फाइल नहीं किया बताइए मुझे, और फिर उसके बाद आपने रिटर्न फाइल कर दिया, वो नहीं चलेगा। Requiring him to file the return cannot be a valid excuse under the circumstances for non-filing the return। कुछ केसेस में असेसिंग ऑफिसर आपको एडिशनल टाइम अलाउ कर सकता है प्रोवाइडेड द रीजन इज जेन्युइन। ड्यू डेट तक आपने क्यों फाइल नहीं किया, आपको उसका रीजन दे दीजिए, तो फिर वो कहानी अलग है, उसके बारे में हम बात नहीं करते फिलहाल। बिलेटेड रिटर्न, आपने ड्यू डेट तक के रिटर्न फाइल ही नहीं किया, 139(4) आपको टाइम दे रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, रिटर्न फाइल नहीं किया, कर लीजिए कर लीजिए, मैं लॉस की बात नहीं कर रहा, लॉस का कैरी ओवर नहीं देंगे, पर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई बात नहीं, कर लीजिए अब रिटर्न फाइल, हम आपको टाइम दे रहे हैं, पर टाइम लिमिट उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी कि इतने टाइम के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दीजिए, अदरवाइज हम आपका रिटर्न नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अ पर्सन हु हैज नॉट फर्निश रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर 139(1) may furnish the return for the previous year at any time before the end of relevant assessment year, before end of relevant assessment year। 18-19 का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको डेट दी गई है 30 सितंबर 2019 अगर आप ऑडिट में आते हैं, कोई बात नहीं, आप भूल गए, आप 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, हम इतना टाइम दे रहे हैं आपको, 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने तक का टाइम दे रहे हैं। पर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने बोला और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अभी कौन सा असेसमेंट है, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। 142(1) के अंदर सपोज कीजिए आपने ड्यू डेट तक के रिटर्न फाइल नहीं किया, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, हम आगे जाके देखेंगे, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने रिटर्न फाइल करना चाहिए था, क्योंकि पिछले सालों कई सालों से आप रिटर्न फाइल कर रहे थे, आपका रिटर्न नहीं आया, उसने देखा, तो उसने आपको एक लेटर भेजा, मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, इतने टाइम के अंदर में रिटर्न फाइल कीजिए, शो कॉज देता है कि क्यों आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होना चाहिए, या मैं आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा। आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर आपने रिटर्न फाइल कर दिया,
आपने वो टाइम के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दिया, इट विल बी एक्सेप्टेड टू बी अ बिलेटेड रिटर्न। यानी आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाए उसके पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हम आपका बिलेटेड रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं अंडर 139(4), अदरवाइज नहीं करते। अगर 31 दिसंबर 2019 तक 2020 तक आपका ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया आपका असेसमेंट, ये आपको मिला, ये मैटर नहीं करता, असेसिंग ऑफिसर ने साइन कर दिया, वो डेट मैटर करती है। आप 30/12/2020 तक के अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं तो एक्सेप्टेड अंडर 139(4), इसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको ऑर्डर कब मिला मैटर नहीं करता, असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ वो मैटर करता है। क्लियर है? Thus, belated return can be filed in case the person has not furnished his return within the time allowed under 139(1). Belated return cannot be furnished after the end of relevant assessment year. Assessment year end होने के बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे सेक्शंस बोल रहा हूँ जो अभी आपने नहीं पढ़े, 149, 142, 1 बोल रहा हूँ, आगे जाके हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देखेंगे 144। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है। आगे जाके वो सेक्शंस भी पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ सकते, अभी नहीं पढ़ सकते। पहले आप ये तो समझ लीजिए कि रिटर्न जब तक फाइल नहीं होगा तब तक के असेसमेंट नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग रिटर्न फिर बोलते जाओ फाइल नहीं करते, जिद पकड़ लेंगे, तो फिर क्या होगा। अब असेसिंग ऑफिसर को तो असेसमेंट करना है ना आपका, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो आगे उसको दिक्कत होगी ना। इसीलिए क्लियर है यहाँ तक के उस बेस्ट जजमेंट एडजस्टमेंट पे ही इंटरेस्ट हमने देखा पीछे, इंटरेस्ट वो डेट तक लगेगा। आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं तो इंटरेस्ट कब तक लगाए हम, आपको एक डेट चाहिए ना, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की डेट दी गई है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक के? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि रिटर्न फाइल करते समय आपकी तरफ से गलती हुई है, गलती हो सकती है, रिटर्न फाइल कर दिया, गलती होगी रिटर्न फाइल करते समय, लॉस कम लिखने में आ गया, कोई इनकम छूट गई, हम नहीं दिखा पाए, हम रिफंड गलत क्लेम कर लिए, कुछ भी हो सकता है। तो यू कैन फाइल ए रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न 139(5), रिवाइज रिटर्न 139(5), पर इसकी भी टाइम लिमिट डिफाइंड है कि आपको बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ही रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ही रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। केस 1, मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है 30 अगस्त 2019। सपोज मैं ऑडिट में आता हूं, रिवाइज रिटर्न मैंने फाइल किया 31 दिसंबर 2019। इसको 2020 कर देते हैं, हम अभी वाले फाइनेंस एक्ट के अंदर में आ जाएंगे बराबर। ठीक है, ये सेक्शन आपको बोलेगा इट इज डीम्ड टू बी फाइल्ड ऑन 30th August 2020, डीम्ड टू बी फाइल्ड ऑन 30th August 2020। तो रिवाइज रिटर्न स्टैंड्स इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, इंटरेस्ट तो लगेगा, वो सारी की सारी कहानी रहने दीजिए, इंटरेस्ट वगैरह की कहानी हम लोग बाद में समझेंगे, अभी बस कुछ बेसिक बातें समझिए। केस 2, ओरिजिनल रिटर्न 30 अगस्त 2020 को फाइल किया, उसमें मैंने इनकम दिखाई 2 लाख। रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2020 को फाइल किया, उसमें मैंने लॉस दिखाया 20 लाख। क्या मैं क्लेम कर सकता हूं? सेम कहानी, डीम टू बी फाइल्ड एंड यस कैरी फॉरवर्ड विल बी परमिटेड। कैरी फॉरवर्ड परमिट किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। केस 3, ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर 2019, रिवाइज रिटर्न फाइल किया 31 दिसंबर 2019। ठीक है, इसमें लॉस दिखाया था 2 लाख, इसमें लॉस दिखा रहा हूं 10 लाख। क्या कैरी ओवर मिलेगा? कैरी फॉरवर्ड नॉट परमिटेड। अरे ओरिजिनल का ही अलाउ नहीं किया गया था तो इसको क्यों अलाउ किया जाएगा? समझ में आया? सारे केसेस लिख के रखिए। द रिटर्न कैन बी रिवाइज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न हो, चाहे वो हमारा ओरिजिनल रिटर्न हो, विद इन द गिवन टाइम लिमिट, इन केस द लेटेस्ट रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस ऑल अदर रिटर्न्स अर्लियर। पर्सन हैविंग फर्निश्ड 139(1) और 139(4 डिस्कवर्स एनी ओमिशन, डिस्कवर्स एनी ओमिशन। क्लियर है यहां तक के? अब समझिए, यहां पे हमारे 4C नहीं लिखा गया है, ठीक है, 4D नहीं लिखा गया है, 4E नहीं लिखा गया है, 4F नहीं लिखा गया है। ठीक है, इनमें से किसी का भी नाम आपको नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं है लिखने की। क्यों?
क्योंकि इन सभी सेक्शंस के अंदर लिखा गया है कि 139(1) के अंदर अंदर इट इज डीम्ड दैट द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), यानी यहां जो आप रिटर्न फाइल करेंगे इट इज डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). तो 139(1) यहां मेंशन कर दिया ना यार, हो गया, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो रिवाइज रिटर्न इन सभी केसेस में, मतलब ये लोग भी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आई होप यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सब समझ में आया होगा। चलिए